जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 6 यानी क्लास 6 का थर्ड लेसन देखेंगे जो है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, पृथ्वी की गतियाँ। ये हमारा है जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी है, एनसीईआरटी का जियोग्राफी है। अगर आपने फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन नहीं पढ़ाया, नहीं देखे हैं उस वीडियो को, तो जाइए पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तभी यह वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड लेसन को आप देख लीजिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की गतियाँ के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक पहला है घूर्णन, ठीक है, और दूसरा है परिक्रमण। परिक्रमण, ठीक है, परिक्रमण। तो पहला घूर्णन और दूसरा परिक्रमण है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। यानी जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी तो वो घूर्णन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घूर्णन कहलाएगा। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी जब पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमे, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, और सूर्य के चारों ओर इधर से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे से घूमे तो ये क्या कहलाएगा? परिक्रमण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिक्रमण। और जब अपने ही पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमी तो उसको क्या कहा जाएगा? घूर्णन कहला जाएगा। क्या कहलाएगा? घूर्णन कहलाएगा। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाती है। यानी पृथ्वी का जो अक्ष है वो अक्ष कोई रियल में नहीं है, बस एक काल्पनिक है। ठीक है, उसको हमने उसकी कल्पना की है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। यानी जो समतल कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, जैसे ये हमारा कक्ष हो गया तो उसको कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। यानी जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है? वो राउंड में है, यानी गोल है। और जो गोल है इसीलिए पृथ्वी जो है वो सूर्य से प्रकाश ग्रहण करती है, और प्रकाश ग्रहण करती है तो जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी के केवल आधे भाग पर ही पड़ता है, केवल आगे भाग पर पड़ता है और आधे भाग पर नहीं पड़ता है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के जब सूर्य प्रकाश डालता है तो इसके आधे भाग पर ही आता है, बाकी आधे भाग पर क्या होता है? रात होती है। क्या होती है? इधर रात होगी, और इधर मान लीजिए सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आएगी तो इधर दिन होगा। क्या होगा? दिन होगा। तो आधे दिन होगा, आधे तरफ रात होगी। ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यानी जो दिन और रात को विभाजित करते हैं जो रेखा, उसको प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। ये हमारा 3.2 चित्र है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा देखिए यहाँ पे सूर्य बना हुआ है। अब सूर्य के आधे भाग पर ही हमारा पृथ्वी के आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पहुँच रहा है, तो इधर क्या हो गया? इधर हो गया दिन, और इधर देखिए थोड़ा सा ब्लैक है तो इधर क्या हो गया? रात हो गया। इधर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच रहा है तो इधर रात हो गया, इधर क्या हो गया? दिन हो गया। और जो ये रेखा, जो ये ध्रुव, जो वृत्त ये बता रही है, जो इनको बांट रही है, उसको कहा जाता है प्रदीप्ति वृत्त। क्या कहा जाता है? प्रदीप्ति वृत्त। तो यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। ये देखिए ये अक्ष है, इसके साथ नहीं मिल रहा है, जैसा कि आप चित्र 2.3 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट में चक्कर लगाती है। ठीक है, यहाँ पे लगभग लिखा है, यानी 4 मिनट कम ही रहता है। तो 23 घंटा 56 मिनट में पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर लगाती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यानी जो घूर्णन का समय काल उसे पृथ्वी दिन कहा जाता है, एक दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, यानी पृथ्वी की रोजमर्रा वाली गति है। ठीक है, दैनिक गति। जो घूर्णन है उसको दैनिक गति भी कहा जाता है। ठीक है, घूर्णन को दैनिक गति भी कहा जाता है। ये यहाँ देख सकते हैं, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है। ठीक है, ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है, तो इसको कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक, तो जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस तरफ पड़ेगा उधर दिन होगा, जिस तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा उधर रात होगा। किधर हो? क्या होगा? रात होगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे हम समझते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा, क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, यानी ये कह रहा कि अगर पृथ्वी घूर्णन ना करती, पृथ्वी अगर घूमती नहीं तो क्या होता, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। यानी मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है और पृथ्वी घूम नहीं रही है, बस एक जगह स्थिर है, तो इसके आधी तरफ ही सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा, तो इधर क्या होगा, इधर दिन होगा, और दिन होगा तो इधर गर्मी पड़ेगी, उष्ण होगा, और बाकी इधर क्या होगा, इधर रात होगा, और जिससे यहाँ क्या पड़ेगी, जिससे यहाँ ठंडी पड़ेगी, क्या पड़ेगी, ठंडी पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगा। अभी बताया ना कि इधर रात रहेगा और हमेशा ठंडी रहेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अगर पृथ्वी हमारी चक्कर ना लगाए तो हम पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ हमेशा ठंडी रहेगी, एक तरफ हमेशा गर्मी रहेगी, तो इससे पृथ्वी का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तो पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे पृथ्वी हमारी चक्कर लगाती है, क्या करती है, चक्कर लगाती है। ये कौन सा गति कहलाता है, ये कहलाता है परिक्रमण। क्या कहलाता है, परिक्रमण। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटों को इसमें नहीं जोड़ते। देखिए जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर 365 दिन 6 घंटे में, ठीक है, 6 घंटे में पूरा करती है, ठीक है। तो यही जो 6 घंटा एक्स्ट्रा है, यही 6 घंटा अगले 4 साल में, अगले 4 साल में तो क्या हो जाता है, 24 घंटा बन जाता है, जिससे एक दिन बन जाता है। क्या बन जाता है, एक दिन। और एक दिन यही जुड़ जाता है तो हमारे साल में 366 दिन होते हैं, जिसे लीप वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीप वर्ष कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो में इसको डिटेल से समझाया है हम, ठीक। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसमें हम उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वी जो है वो एक चक्कर अपना कितना दिन में लगाती है, 365 1/4, यानी 365 दिन और 6 घंटे। क्या, 6 घंटे। नॉर्मली हम 365 दिन ही कहते हैं, ठीक है। यही जो 6 घंटा है एक्स्ट्रा है, यही 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, इसको एक दिन के रूप में काउंट कर लिया जाता है, और वो एक दिन फरवरी के 28 दिन की जगह 29 दिन हो जाता है, ठीक है। तो उसे लीप वर्ष कहा जाता है। लीप वर्ष हमेशा 4 साल बाद आता है, ठीक है। तो सुविधा के लिए हम 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। अभी बताया ना कि 6 घंटा हम नहीं जोड़ते, नॉर्मली हम 365 दिन ही कहते हैं, और यही 6 घंटा 4 साल में एक दिन बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो सूर्य, यहाँ पे देखिए सूर्य, जो सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश 21 मार्च को विषुवत रेखा पर होता है। कहाँ पे, विषुवत रेखा पर, ठीक है। ये विषुवत रेखा क्या होता है हमने पीछे वीडियो में बताया, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो विषुवत रेखा पर रहती है, ठीक है। और इस समय जो दिन रात होते हैं वो एक बराबर होते हैं, ठीक है। दिन रात एक बराबर होते हैं। यहाँ पे ना तो दिन छोटा बड़ा होता है, ना तो रात छोटा बड़ा होता है। इस समय नॉर्मली जैसे उत्तरी ध्रुव में जो मौसम रहेगा वही मौसम दक्षिणी ध्रुव में ही रहता है, दोनों सेम रहता है। फिर आगे जैसे बढ़ते ये 21 मार्च हमारा आता है 21 जून, ठीक है, 21 जून। तो जो सूर्य है वो धीरे धीरे उत्तरी ध्रुव की तरफ, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ता है। तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, गर्मी होती है। क्या होती है, गर्मी होती है। ये उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाता है, सूर्य का प्रकाश इधर पड़ता है तो ये हमेशा गर्मी होगी। अभी हमारे यहाँ भारत में 21 जून को क्या रहता है, गर्मी रहता है। अभी देखें जून में कितना सारा गर्मी पड़ रहा था, 9 तपा लगा हुआ था, ठीक है। तो इस समय जब सूर्य उत्तर की दिशा में रहता है तो उसे उत्तरी अयनांत भी कहा जाता है, ठीक है, अयनांत भी कहा जाता है। तो 21 जून को भारत में
क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, गर्मी पड़ती है, क्या पड़ते हैं, गर्मी पड़ती है, ठीक है। लेकिन ध्रुवों की तरफ हमेशा मतलब ध्रुवों की तरफ ठंडी रहती है, ठीक है। जो विषुवत रेखा के आसपास हैं, कर्क रेखा के आसपास हैं 21 जून में, वहाँ पे गर्मी पड़ती है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है। फिर जैसे 21 जून से ये आगे आता है 23 सितंबर को, तो 23 सितंबर को एक बार फिर जो सूर्य है वो विषुवत रेखा पर पहुंचता है, कहाँ पे, विषुवत रेखा पे। जिस तरह 21 मार्च को जो दिन होगा वही दिन 23 सितंबर को भी होगा। इसको विषुव कहा जाता है। विषुव, विषुव का मतलब वहाँ दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है। इस समय दिन रात बराबर होते हैं। तो जिस तरह उत्तरी गोलार्ध में मौसम होगा उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी मौसम होते हैं। तो 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों की दशा एक जैसी होती है। क्यों? क्योंकि दोनों की दशा में सूर्य जो है वो पृथ्वी के विषुवत रेखा पर रहता है। फिर जैसे 23 सितंबर से हम आगे आते हैं 22 दिसंबर में, तो सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, ठीक है। जब दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है तो इधर क्या होता है, इधर गर्मी होती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, गर्मी होती है। बाकी उत्तरी गोलार्ध में यानी भारत जैसे क्षेत्रों में क्या पड़ता है, ठंडी पड़ती है। क्या पड़ती है, ठंडी पड़ती है। और जब सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, सूर्य दक्षिण गोलार्ध की तरफ रहता है, उसे दक्षिण अयनांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण अयनांत भी कहा जाता है। तो आप ये समझ गए कि जो हमारी सूर्य है, जो हमारा सूर्य है 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ये दोनों विषुवत रेखा पर रहता है। इस समय मौसम सब जगह एक समान रहता है। जिस तरह उत्तरी ध्रुव में रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में रहेगा, उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी रहता है। लेकिन जब 21 जून की बात हम करते हैं तो 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इधर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। क्या पड़ेगी, गर्मी। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में है। और 22 दिसंबर को क्या पड़ेगा, 22 दिसंबर को ठंडी पड़ती है। क्या पड़ेगी, ठंडी पड़ेगी। तो इस समय की स्थिति को दक्षिणी अयनात, और जब 21 जून की स्थिति को उत्तर अयनात भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। अभी हमने बताया ना कि जो हमारा पृथ्वी है वो सूर्य का 365 दिन 6 घंटे में चक्कर पूरा करता है। और जो ये 6 घंटा एक्स्ट्रा रहता है, ये 4 साल बाद 24 घंटा हो जाता है। और 24 घंटा बराबर एक दिन हो जाता है, ठीक है। और ये एक दिन जुड़ जाता है तो वो हमारा 366 दिन हो जाता है। और इस वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, लीप वर्ष कहा जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 होता है। यानी 4 साल बाद जो फरवरी होती है वो 28 की जगह 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। अभी हमने बताया। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। अभी तो 2024 में था, ठीक है, अब फिर 2028 में होगा, ठीक है। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अभी बताया ना कि इस तरह से जो चक्कर लगाती है इसको कहा जाता है दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यानी जब पृथ्वी परिवर्तन करता है, घूर्णन करता है, गति करता है, तो इसीलिए ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। अगर पृथ्वी जो है वो गति करना बंद कर दे तो ऋतुओं में भी परिवर्तन नहीं होगा, ऋतुओं में भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। एक तरफ हमेशा ठंडी रहेगी, एक तरफ हमेशा गर्मी रहेगी, ठीक है। तो आगे ये देखते हैं, देखेंगे आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। देखिए, ये हमारा मान लीजिए पृथ्वी है, ये इसका इक्वेटर है, ये हमारा कर्क रेखा है, ये हमारा मकर रेखा है, ठीक है। यहाँ पे 21 जून को यहाँ कर्क रेखा पर सूर्य हमारा
एकदम सूर्य ऊपर रहता है, कर्क रेखा पर रहता है। तो इस समय हमारे भारत जो है भारत में कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो भारत में क्या पड़ता है, गर्मी पड़ती है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है, उष्मा अधिक प्राप्त होती है, ठीक है। और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। अब देखिए यहाँ पे ध्रुव है, तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता है, तिरछा पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे ठंडी रहती है। क्या रहती है, ठंडी रहती है। तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा अच्छा समझ लीजिए, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी का ये भाग हमारा इक्वेटर है, ये हमारा कर्क रेखा है। जब सूर्य हमारा यहाँ पे रहता है भूमध्य सागर पर या विषुवत रेखा पर, तो इस समय यहाँ पे दोनों जगह सेम हो गई। लेकिन अगर सूर्य हमारा उत्तर की तरफ जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने दिन रहेंगे। क्या रहेंगे, 6 महीने दिन रहेंगे। और इधर दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने रात रहेंगे। 3 महीने जाने में सूर्य को कर्क रेखा पर लग जाता है, और कर्क रेखा से विषुवत रेखा आने में 3 महीने लग जाता है, यानी 6 महीना तो इधर उत्तरी गोलार्ध में दिन होगा और बाकी दक्षिणी गोलार्ध में रात होगा। फिर जैसे ही ये उत्तरी गोलार्ध से विषुवत रेखा से मकर रेखा की तरफ आती है, तो 3 महीने मकर रेखा तक आने में लग जाती है और 3 महीने जाने में, तो इधर 6 महीने दिन हो जाती है, इधर क्या हो जाता है, रात हो जाता है। तो यही सेम प्रक्रिया चलती रहती है। तो 6 महीने लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को उन क्षेत्र में सबसे लंबा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। यानी 21 जून को जैसे मान लीजिए हमारा भारत हुआ, तो भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों, क्योंकि सूर्य जो है वो सीधा चमकता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहा जाता है। यानी जो हमारी सूर्य है, सूर्य उत्तर की तरफ है उत्तरी गोलार्ध में, तो उसे उत्तर अयनांत कहा जाता है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुकी होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। अब मकर रेखा पर, ये मान लीजिए विषुवत रेखा है, इसके नीचे मकर रेखा है, तो 22 दिसंबर को यहाँ पे सूर्य चमकता है, तो इधर गर्मी होती है, बाकी इधर ठंडी होती है। चूँकि सूर्य की किरणें पर मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म होती है। यानी इधर क्या होगा, लंबी रात होंगी, लंबी दिन होंगी और रात छोटी होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अधिक समय तक प्राप्त होता है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। यानी जब सूर्य उत्तर की तरफ होगा तो उत्तरी अयनांत, दक्षिण की तरफ होगा तो दक्षिणी अयनांत। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 25 दिसंबर हमारे यहाँ तो गर्मी पड़ती है, लेकिन 25 दिसंबर को हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है, तो क्रिसमस इसी दिन मनाया जाता है। अब 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती हैं। 21 मार्च को 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा जाता है। अभी हमने बताया ना कि जब सूर्य हमारा 21 मार्च को 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर रहता है, तो सेम मौसम हो, जिस तरह से उत्तरी गोलार्ध में होगा उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में होगा, और इस दिन और रात दोनों बराबर रहते हैं। इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुव, ठीक है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? ठंडी होती है, यानी शरद ऋतु होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु यानी लगभग कुछ न कुछ गर्मी होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यानी अगर पृथ्वी घूर्णन और परिक्रमण ना करे तो दिन रात नहीं होंगे और ऋतुओं में परिवर्तन भी नहीं होगा, और परिवर्तन नहीं होगा तो इस पृथ्वी पर जीवन क्या हो जाएगा? जीना दुश्वार हो जाएगा, जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हमारा ये लेसन खत्म होता है। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है।
छोटा सा ही लेसन था। पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का कोण है क्या है, तो 66.5 डिग्री है। करें घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। जो घूर्णन है वो उसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है, लेकिन जो परिक्रमण है वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। लीप वर्ष क्या है, जिस वर्ष में दिन की संख्या 366 होती है उसे लीप वर्ष कहा जाता है। उत्तर एवं दक्षिण अयनातों में अंतर बताइए, तो उत्तर अयनात में उत्तरी दिशा में सूर्य होता है, दक्षिण अयनात में दक्षिणी दिशा में सूर्य होता है। विषुव क्या है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं, इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर यहाँ पे थोड़ा सा बहुविकल्पी टाइप प्रश्न दिया है, इसको भी देख लेते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा, परिक्रमण कहा जाएगा। ठीक है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं, 21 जून को, 22 दिसंबर को, 21 मार्च को। तो किस दिन, 21 मार्च को। 21 जून को तो कर्क रेखा पर पड़ेंगी, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधे पड़ती है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, जापान, भारत, तो इसका सही जवाब ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, घूर्णन भी दिया है, परिक्रमण भी दिया है, तो दोनों हो सकता है। ठीक है, दोनों के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है, तो आप जिसको भी चाहें उसको लगा सकते हैं, तो घूर्णन हमने लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ खाली स्थान बनना था। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 दिन। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन गति कहा जाता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर, कहाँ पे, कर्क रेखा पर। ऋतु में दिन छोटे होते हैं, किस ऋतु में, शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो इस तरह से था। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपको थोड़ी सी नहीं समझ में आ रहा है तो हमने पहले भी वीडियोस के बारे में बना दिया है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट कर लीजिए, आपकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।